हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोग इसको लास्ट तक देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 500 नंबर इसी वीडियो में पक्का करके जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश पांचों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी पांचों सब्जेक्ट की 1 बाय 1 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा और जो मैं चीज़ें बताने वाला हूं उनको ध्यान से समझना और फॉलो करना। ठीक है, तो आपके आसानी से 500 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी को देखेंगे, उसके बाद में अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सारे पेपर कितने नंबर के होते हैं, कहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, भागना नहीं छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहला हिंदी में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ये आपके लेखकों का जीवन परिचय से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उनकी रचनाओं से आते हैं। ठीक है, तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपको तैयार करने होंगे, 10 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा, भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेंगे जिनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कला और संस्कृति को लिखा है। ठीक है, कला और संस्कृत जो ये रचना है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे आत्मकथा की है। ठीक है, कौन सी विधा है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो आप बताएंगे द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। कौन है? ईसा अल्लाह खां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, लाला सी दास और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो इन चारों में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिया गया है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर में आएंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो जो आपके लेसन होते हैं, पाठ जिनको बोलते हैं, उनमें से आपके एक गद्य से और एक पद्य से 2 आएंगे। ठीक है, पहला आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, और दूसरा आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, 5 प्रश्न 10 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 30 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, ये भी 10 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो जीवन परिचय हैं वो भी 2 लोगों के आएंगे। पहला आएगा लेखकों का जीवन परिचय, दूसरा आएगा कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखक में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 लेखक आपको तैयार करने हैं। उसके साथ में कवियों में आपको महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 2 कवियों का लेखक का या जीवन परिचय कह सकते हैं या फिर साहित्यिक परिचय आप लोग बोल सकते हैं, इनको आपको तैयार करना है। तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय या फिर आप जीवन परिचय बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की क्या ट्रिक होती है वो भी आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में पूरे हमको 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो पूरा करवाना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो चलिए जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है, और अगर आप लोग स्पेशली कमेंट करेंगे कि किस प्रकार से लिखें तो अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले जीवन परिचय डालना होता है, फिर एक साहित्यिक परिचय हेडिंग लगानी होती है, फिर उसके बाद प्रमुख रचनाएं लिखनी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। ठीक है, कहानियाँ आपके बुक में दी गई हैं, वो पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर में आएंगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो कहानियाँ आपको तैयार करनी है, खंड काव्य तैयार करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे। उसके बाद में आपका संस्कृत गद्य व पद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, ये भी 14 नंबर में। फिर संस्कृत गद्य और पद्य पर आधारित प्रश्नोत्तर आने हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर आपकी हिंदी ग्रामर आएगी और काव्य सौंदर्य के तत्व आएंगे, ये भी 6 नंबर में आएंगे, और पत्र लेखन व निबंध लेखन 15 नंबर में आने वाला है। ठीक है, तो ये है पूरा हिंदी का पेपर, किस प्रकार से आपको करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर में आते हैं, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पत्र लेखन होता है ये देख लीजिए, पत्र लेखन व निबंध लेखन, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके 15 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पत्र लिखना और निबंध लिखना सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अगली वीडियो मैं इसी पर बना दूंगा कि इस प्रकार से अच्छी तरीके से आप लिखोगे ताकि पूरे 15 नंबर मिल सकें। ठीक है, तो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आगे आप लोग डिसाइड करिए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगली वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमने कर लिया है हिंदी की। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो उसके बाद में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी आपका 70 नंबर का पेपर होगा, और 70 नंबर में आपको पूरे 70 नंबर कैसे लाने हैं वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं केमिस्ट्री में कब कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते हैं, वो 6 नंबर पहले आप
पक्के कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता, तो आप बताएंगे 55.56 मोल होती है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, उसके बाद में हम आपको अलग अलग हर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री में पूछा जाता है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है कौन सा है। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है, तो यहाँ पर 0.01 मोल Na2SO4 होता है, यह सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करना है। अगला है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आप बताएंगे परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है। बाकी जो है पृष्ठ तनाव, शांतता, प्रकाशिक और सक्रियता, ये आपके अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो जो पृष्ठ तनाव है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो आप बताएंगे धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता, इन सभी पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। इतना क्लियर हो गया। केमिस्ट्री में 6 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 6 मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में कुछ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि 2 नंबर में, 3 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया गया है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ 500 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, बस आपको अंत तक देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता क्या होती है, इसको उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो इसमें हम लिखते हैं, किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। क्या हो गया, यानी किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। क्लियर हुआ। अब कह रहा था कि उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण में आपको देना है मोलरता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, उसके पूरे के बटे में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मोलरता निकाली जाती है, m बराबर विलेय का भार, विलेय का अणु भार और विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, वहीं पर आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। मोल अंश, मोल प्रभास भी इसको कभी कभी कह देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं और इसका सूत्र होता है घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार से आपको मोल प्रभाज निकालना जाता है। ये आपको सेपरेट वीडियो केमिस्ट्री की जब बनाएंगे तो उसमें विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं में से पेपर आपका बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, परासरण दाब क्या है। परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। तो परासरण दाब जो होता है, इसमें हम लिखते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। जैसे PV बराबर nRT होता है और P बराबर N/VRT होता है। ठीक है, तो ये परासरण दाब का व्यंजक होता है। इसको कैसे निकाला जाता है वो भी अलग वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है,
फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। समपराशनिक विलयन किसे कहते हैं और पराशरणिक गुणांक से आप क्या समझते हैं, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर केमिस्ट्री की अलग वीडियो चाहिए तो मैं भी उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया है केमिस्ट्री की और हिंदी की। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, बाय नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है। रिएक्शन ज़्यादा आती हैं, अभिक्रियाएं जिनको बोल सकते हैं आप लोग, तो वो भी आपको तैयार करवाएंगे अलग वीडियो में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको पूरी एक झलक दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने हिंदी की बात कर लिया, अब बात कर लिया केमिस्ट्री की। अब अगली वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स में भी वही हालत है, 6 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कौन कौन सी वो प्रश्न हैं वो भी देख लीजिए। यही प्रश्न बिल्कुल हूबहू आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, पहला क्वेश्चन दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होती है। तो इसका मात्रक हो जाएगा बल, F होता है, F का मात्रक न्यूटन, और Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। इस प्रकार से आपको सीखना है, सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, उनको भी हम अलग वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ये आपको बताना है। इसमें होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध जो है उच्चतम होगा। पहला है अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम होता है वो वोल्ट मीटर का होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, ठीक है। तो सारा कुछ इसी वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहे हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लास 12 फिजिक्स का, कूलाम का नियम, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इसमें हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल उन आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनके बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r², इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको जब हम सही करेंगे तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो यही होता है हमारा कूलाम का नियम,
ठीक है। तो ये जब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट 1/4 साइलेंट नॉट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका कूलाम का नियम निकाला जाता है और कूलाम के नियम की परिभाषा भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 नंबर और 4 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको अभी से तैयार कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसमें हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। बहुत आसान है, आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका सूत्र हम लिखते हैं P बराबर 2QL, या याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, P बराबर 2QL होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है इसको परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता आप लोग समझ चुके हैं, इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विभव प्रवणता की परिभाषा तथा उसका सूत्र ज्ञात करना होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए अभी से आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि 500 में 500 नंबर आप आसानी से ला सको। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे उदाहरण दिया जाएगा, कह रहा है कि उदाहरण दीजिए, तो आप बताएंगे लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, तो लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं, ये आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। एक अगला क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण पूछ रहा है। 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लिखते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसी प्रकार से इसका उदाहरण लिखते हैं। इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक के आधार पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप लोग समझ चुके हैं, विभव प्रवणता समझ चुके हैं। उसके बाद में बारी आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या होता है, सबको पता है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 चैप्टर दिए जाते हैं, यानी कि 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रोज, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री और तीसरा होता है पोएट्री। ठीक है, तो तीनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको लिखना है, और उसके बाद में हम बताएंगे आगे ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर इसकी फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार
बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गए शॉर्ट आंसर प्रोज के, और उसके बाद में ये हो गए कुछ लॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर आप लोग इनको देख सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ ये क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर के ये क्वेश्चंस हैं और फिर लॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इंग्लिश का पोर्शन समझ लिया है किस प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर लिखना होता है। उसके बाद में आता है सेंट्रल आइडिया, ये भी 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो माई मदर एट 66 का ये आपका सेंट्रल आइडिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको इंग्लिश की सेपरेट अलग वीडियो चाहिए कि किस प्रकार से क्या लिखना है, तो आप हमको कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो इसी पर ला दूंगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की, वो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर आपका 70 नंबर का होगा। इसमें आपको 70 में 70 नंबर कैसे लाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवांशिकी का जो जनक होता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। आप लोग इनको क्वेश्चनों को कहीं पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे हमेशा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वंशागत की इकाई है, तो वंशागत की इकाई जीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग यानी कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, यानी कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, ए व बी दोनों, या फिर कोई एंटीजन नहीं। तो ओ रुधिर वाले वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और शॉर्ट आंसर, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है असंग जनन क्या है। असंग जनन यानी कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन कहलाता है। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखिए, बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप लोग इनको कहीं पर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। दोहरा निषेचन, इसमें हम लिखते हैं कि आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। क्या कह रहा है कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की, तो इसमें हम लिखते हैं आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं, और इसकी खोज नवास्चिन ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालना होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के फलों का विकास जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में दिया गया है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें हमको लिखना होता है डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। कौन सा? डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप लोग बताएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। तो आप बताएंगे स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाई पशु यानी गाय भैंस इत्यादि, इन सभी में अपरा पाया जाता है।
उसके बाद में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, वृषण के 2 कार्य क्या होते हैं उनको भी आप समझ लीजिए। पहला कार्य है वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो 2 वृषण के कार्य क्या हो गए आप लोगों को समझ में आ चुका है। ये आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। ये भी क्वेश्चन का कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। तो भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। ठीक है, और भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर लिया बायोलॉजी की कि किस प्रकार से बायोलॉजी में क्वेश्चन आएंगे और उनको आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हमने बता दिए हैं, और कौन से पेपर पैटर्न में पेपर बनेगा, कौन कौन से चीज़ें आएंगी, सब कुछ हमने कवर करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप गारंटी ले सकते हैं कि 500 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको किस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, जो भी डाउट है वो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।